नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप रोज की तरह जानते हो, मैंने जो दिल्ली सल्तनत है, इब्राहिम लोदी है, वो खत्म कर दिया है। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे, गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को जी। ओके भाई, मुगल साम्राज्य के लिए हम लोग पढ़ेंगे आज मुगल वंश। भारत की एंट्री हो चुकी थी भाई, भारत के अंदर उसकी बाबर की एंट्री हो चुकी थी भारत के अंदर। बाबर अपने गोला बारूद और तोपों का प्रयोग कर रहा था, तलवारों से बच के रहना भाई। हाँ, बाबर की तलवारें चल रही हैं, अब सावधानी से बैठे रहो, न किसी की गर्दन पर किसी की गर्दन को उड़ा देगी। हाँ ठीक है भाई, चलो चलते हैं मुगल वंश की तरफ। और देखो, आप मुगल जो डायनेस्टी पढ़ोगे, मुगल वंश पढ़ोगे, मुगल वंश जो होगा हमारा वो 1526 से लेकर 1707 तक चलेगा। और हम मुगल वंश के, देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो हमारे पढ़ने से भी पहले इंपॉर्टेंट होंगी। ये समझ लेना, मुगल वंश से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, मुगल वंश से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो हम पढ़ेंगे। मुगल वंश 1526 से लेकर 1707 तक। बहुत प्यार से देखना है, पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है। और मैं कंप्लीट ही वीडियो दूंगा जिसका एक भी क्वेश्चन आपका मुगल वंश या फिर बाबर से नहीं छूटेगा। समझ रहे हो ना? अच्छा भाई, मेरे सबसे पहली बात आती है कि स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो बेटा, पहला जो स्वर्णकाल कहा जाता था, फर्स्ट, वो किया जाता था गुप्ता पीरियड, मतलब गुप्त काल के लिए। स्वर्णकाल। सेकंड गोल्ड एरा किसे कहा जाता है? तो सेकंड स्वर्णकाल कहा जाता है मेरे भाइयों, जिसका नाम है मुगल काल। मुगल काल को तो क्वेश्चन यही आते हैं सबसे पहले। हाँ भाई, बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर हम बड़े बिल्कुल फुल लेवल तक चलेंगे। किसी भी मेरी वीडियो, कोई भी मेरा वीडियो है, किसी में आवाज कम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लीड लगा के सुन लीजिए। अगर दिक्कत आ रही है, आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ ठीक है ना? तो सबसे पहले बात है, किस काल के लिए गुप्त काल कहा जाता था? प्रथम गुप्त काल तो हम बताएंगे, गुप्त काल, सॉरी, स्वर्ण काल किसे कहा जाता था हम बताएंगे गुप्त काल के लिए। दूसरा बताएंगे कि सेकंड स्वर्ण काल कैसे कहा जाता था, हम बताएंगे मुगल काल के लिए। और आगे हम चलेंगे कि बाबर का सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ था। हाँ भाई, लेकिन देखो बेटा, किसके अंदर कितने शासक आएंगे? सबसे पहले कौन आएगा? बाबर आएगा मुगल वंश के अंदर। देखो हम पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले हम कौन पढ़ेंगे? बाबर। बाबर पढ़ेंगे, बाबर के बाद फिर कौन पढ़ेंगे? हुमायूं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अकबर, फिर पढ़ेंगे बाद कौन? जहांगीर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे शाहजहां, और फिर मेरे भाई पढ़ेंगे औरंगजेब। और जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तो मेरे प्यारे बच्चों, 1707 में औरंगजेब खत्म होगा और 1526 में अपना वंश बनाएगा। टोटल मिला के यहां से यहां तक का जो पीरियड चलेगा वो सारा ही सारा टोटल मुगल वंश का चलेगा। और मुगल वंश के अंदर बाबर ऐसा युद्ध करेगा जिसमें भारत के अंदर जितने भी युद्ध लड़ेगा वो सारे के सारे जीतेगा।
इसके बाद में जब हुमायूं आएगा तो हुमायूं के लिए युद्ध जो क्या नाम है बहलोल होगा, वो होंगे अफगान होंगे, वो हराएंगे। तो सारी कहानी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि बाबर का जो वास्तविक नाम था। देखो सबसे पहले संस्थापक जो था, आ रहे हैं तक संस्थापक जो था वो कौन था, तो हम बताएंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है भाई। लिखेंगे इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था भाई मेरे 1483 में। 1483 में कहां हुआ था, तो हम बताएंगे फरगना। फरगना कहां पड़ता है, तो हम बताएंगे तुर्की में। मेरे भाइयों, बाबर का जन्म 1483 में फरगना तुर्की में हुआ था, और इसके पिता का नाम था मेरे भाई उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा था। उसकी माता का जो नाम था मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो माता का नाम था वो था कुतलुग बेगम निगार, या निगार बेगम, ठीक है भाई। इसकी माता का जो नाम था कुतलुग निगार बेग बोल सकते हैं, कुतलुग निगार बेग। छोटी सी बात और समझने की है, ये जो था, ये पिता की तरफ से, बाबर जो था पिता की तरफ से और माता की तरफ से, पिता की तरफ से ये 5वां वंशज था। ये पिता की तरफ से, हाँ भाई ठीक है, हाँ कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, ये पिता की तरफ से जो था ये तैमूर का 5वां वंशज था, और माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था, ठीक है ठीक है। देखो भाई क्या नाम, पिता की तरफ से 5वां वंशज था किसका, तैमूर का। ये बात कुछ समझने की है, ये पिता की तरफ से 5वां वंशज था किसका, तैमूर का, लेकिन माता की तरफ से ये 14वां वंशज था। किसका, चंगेज खां का। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सब लोग जान सकते हो कि तैमूर जो था शासक, चंगेज खां वो अपने आप में कैसे शासक हुए। जब दोनों ही शासक थे तो बाबर की जो नसें थी, बाबर के अंदर भी खून कैसा होगा, तो इन्हीं की तरह होगा, ठीक है। ये दोनों ही खतरनाक शासक थे, तो बाबर भी एक खतरनाक शासक ही होगा, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या हुआ, एक बार मिटा देता हूं मैं ना, आगे चलेंगे। 1483 में ये फरगना के तुर्की का क्या हुआ, जन्म हुआ था मेरे भाइयों। जब बाबर 11 वर्ष का था, तो इसके पिता का देहांत हो गया, खत्म हो गया। तो हम लिखेंगे 11 वर्ष की आयु में बाबर अनाथ हो गया था, क्योंकि इसकी माता का भी पता नहीं चला था, ठीक है। माता भी पता नहीं कहां चली गई, और बाप भी क्या हो गया, देहांत हो गया था। लेकिन क्या हुआ, जब ये 11 वर्ष का था, तो मेरे भाई 1483 में जब हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1194।
मेरे प्यारे मित्रों, इसका जन्म फरगना का हुआ तो 1194 में ये फरगना का शासक बन गया। 1194 में 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। बच्चा था बाबर, छोटा बच्चा था, जिसका मतलब 11 साल का छोटा बच्चा था। बाबर के ऊपर किसी का हाथ नहीं था। छोटे बच्चा, अब तुम जान सकते हो भाई मेरे, जो छोटा बच्चा हो और वो इतने बड़े मतलब राज्य को संभारे, आज की डेट में तो बस की भी नहीं है, लेकिन उस समय पर क्या था, ये लोग सीखते भी वही चीज थे। तो जब 11 वर्ष का था बाबर, तो ये जहां इसका जन्म हुआ 11 वर्ष की अवस्था में आयु में फरगना का शासक बन गया। और जब फरगना का शासक बना तो 1194 में एक छोटे बच्चे पर 1494 भाई, हम 1494 लिखेंगे, सॉरी गलत हो गया, 1494 में इस बाबर पर ही उज़्बेकों ने आक्रमण किया। चौदह में बाबर पर उज़्बेकों ने आक्रमण किया और बाबर को बहुत मारा। बाबर अपनी कैसे ही जान बचाकर भाग गया, समझ रहे हो ना, बाबर कैसे ही अपनी जान बचाकर भाग गया और बाबर भागकर समरकंद पहुंच गया। ठीक है, बाबर भागकर आक्रमण किया और बाबर समरकंद पहुंचा। समरकंद बाबर भाग के समरकंद पहुंचा और समरकंद पहुंचने के बाद में मेरे भाइयों, समरकंद कहां पड़ता है, तो समरकंद मेरे भाई टर्की में पड़ता है। ठीक है, समरकंद कहां पड़ता है, टर्की में। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 1194 से 1502 के बीच में जब ये टर्की समरकंद पहुंचा, 1494 से 1502 समरकंद टर्की पर इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे समरकंद टर्की। और अब बाबर कितने साल का हो गया था भाई, तो बाबर हो गया था 1484 से, अब यहां पर लगा लीजिए आप 1502। ठीक है, 1483 से कितना हो गया भाई, 17 तो 19 साल का हो गया था। बाबर 19 साल का हो गया, लेकिन यहां भी बात बनने वाली नहीं थी, क्योंकि बाबर पर दावादाव आक्रमण किए जा रहे थे समरकंद पर। समरकंद का एक शासक हुआ करता था 1502 में, जो 1502 में, यहां से लिखूंगा भाई मैं, लिख चलो यहां से, बाबर को यहां पर भी चैन से नहीं रखा जाता भाई, रहा बाबर। और यहां पर भी एक सुरेपल का युद्ध हुआ, सुरेपल का युद्ध, सुरेपुल, शेरपुल, सुरेपुल, एक सुरेपुल का युद्ध हुआ। और सुरेपुल के युद्ध में कौन कौन लड़े थे, तो बाबर लड़ा और दूसरी तरफ कौन लड़ा था भाई, शेवानी खान, है ना। और शेवानी जो खान था वो एक उज़्बेक शासक था, तो लिखेंगे हम यहां पर शेवानी खान, और दूसरा कौन लड़ा था, तो हम बताएंगे बाबर। शेवानी खान जीता और बाबर हारा। बाबर के साथ कोई नहीं था अपना, ना माँ थी ना बाप था, कोई नहीं था, केवल और केवल बाबर लड़ रहा था अकेला। उसका ये भी पता नहीं था मैं कहां हूं कैसे हूं, केवल और केवल बाबर लड़ता ही जा रहा था। उसे भी किसी का मतलब किसी से प्यार नहीं, किसी से कुछ नहीं, कोई साथ नहीं उसके, केवल बाबर लड़ता जा रहा था। और एक केवल और केवल जीत की एक खुशी मिले, जिससे मैं अपना वजूद वापस लेकर आ सकूं। बाबर केवल इसी चीज के चक्कर में पड़ा हुआ था।
बाबर की यहां पर हार हुई और बाबर हारने के बाद में यहां से फिर भागा, क्योंकि बाबर को यहां पर भी बहुत ज्यादा आघात पहुंचा था, दर्द हुआ, बहुत पिटाई हुई, क्योंकि ये जो उज्बेक थे, उज्बेकों ने इसको बहुत मारा। उसके बाद में बाबर यहां से भागकर 1504 में काबुल और कंधार क्षेत्र में पहुंचा। 1504 में काबुल व कंधार। मेरे भाइयों, जब ये काबुल और कंधार क्षेत्र में पहुंचा तो काबुल इसका एक लोकप्रिय शहर था, बहुत पसंदीदा शहर था, क्योंकि जब ये मरा था तो इसका जो मकबरा है वो पहले आगरा में था, लेकिन फिर बाद में काबुल में इसको पहुंचा दिया गया। ठीक है, तो इसलिए इसको लोकप्रिय शहर माना जाता है। अच्छा, काबुल कहां पर है? हाँ भाई, ये अफगानिस्तान में। ठीक है मेरे भाई, जब यहां पहुंचा 1504 में तो इसने यहां पर अधिकार किया और काबुल और कंधार को जीत लिया। जब यहां पर इसने अधिकार किया और काबुल और कंधार को जीत लिया, जब यहां पर ये जीत गया तो यानी यहां पर इसने एक उपाधि ग्रहण करी जिसका नाम था बादशाही की उपाधि। अच्छा, कब ग्रहण की थी? एक उपाधि ग्रहण की बादशाह, कब की थी? तो मेरे भाई 1507 में की थी। 1507 में इस उपाधि को ग्रहण किया। और मेरे भाइयों, अब जो बाबर बना, देखो आप जानते हो उपाधि हमेशा नाम के पीछे लगती है, तो मेरे प्यारे भाइयों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था अब तक, लेकिन अब हो गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह। बादशाह हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, जब ये 1507 में यहां पहुंच गया तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जब 1507 के बाद ये 1519 में, ये मिटा दूं थोड़ा सा, देखो भाई 1507 के बाद बाबर ने 1519 में बाजौर के भेदागढ़ किले पर भाई बाजौर के भेदागढ़ किले पर आक्रमण किया। उसके बाद में 1520-21 में इसने 3 आक्रमण किए थे भाई, 3 आक्रमण किए, और वो कौन से थे, कहां पर किए, तो हम बताएंगे सिंध और कश्मीर। जब सिंध और कश्मीर पर 1520 से 21 में सिंध और कश्मीर पर 3 आक्रमण किए और 1 आक्रमण यहां के, टोटल मिला के पानीपत से पहले 4 आक्रमण किए थे। क्वेश्चन आता है पानीपत से पहले कितने आक्रमण किए, तो हम बताएंगे 4 आक्रमण किए थे। ठीक है भाई, उसके बाद में क्या होगा, आगे चलेंगे। 1526 में पानीपत का युद्ध होगा। पानीपत का जो युद्ध था उसमें 2 लोग लड़े थे, तो मैंने आपको बताया है। एक कौन था, तो एक था मेरे भाई इब्राहिम लोदी, और दूसरा था बाबर। ठीक है भाई, मैं इसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि बाबर के पास में केवल और केवल 12,000 सैनिक थे और इसके पास में 1 लाख थे, 1 लाख। यहां पर इसने तुलगामा नीति का प्रयोग किया था। और जो तोप को रखरखाव कर रहे थे वो 2 लोग थे, तोपची, जो तोपों का ध्यान रख रहे थे। एक तो उस्ताद अली
और दूसरा था मुस्तफा खां। ठीक है भाई, ये विधि जो थी उस्मानी विधि थी, उस्मानी विधि। ठीक है भाई, 21 अप्रैल 1526 का वो दिन था जिसमें आक्रमण मॉर्निंग में होना था, जिसमें आक्रमण मॉर्निंग में होना था, लेकिन आक्रमण कब हुआ? मॉर्निंग में नहीं, रात को ही हो गया, जिससे क्या हुआ? आधी सेना सो रही थी और हमला हो गया, और इसी प्रकार से इब्राहिम लोदी हारा और इब्राहिम लोदी की हत्या हो गई। तो पानीपत में इसका मकबरा बना दिया। मेरे प्यारे मित्रों, जब 1526 में बाबर जीत गया, तो बाबर जीतने के बाद में अपनी खुशी की क्या मना रहा था? बाबर। ठीक है भाई, हाँ पसीना तो आएगा ही यार, मेहनत चल रही है। एक बार लाइक तो कर ही देना यार, ठीक है, एक लाइक और सब्सक्राइब। आपके जितने भी फ्रेंड हो, दोस्त हो, जितने भी हो, आपके सभी लोगों से सब्सक्राइब करा दिए, ठीक है, प्लीज एक बार करा दीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास में सारी चीजों को पहुंचा सकूं। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा देखो भाई, जब ये खुश, मतलब जब इसने क्या हुआ, जब पानीपत का युद्ध हुआ और पानीपत का युद्ध जीता, तो बाबर उस समय पर बहुत खुश था। बाबर बहुत खुश था। बाबर की खुशी का ठिकाना नहीं था कि जो व्यक्ति एक छोटा सा बच्चा था और जिसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, जो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा था और संघर्ष करते करते इतने बड़े क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया था, जो कि दिल्ली सल्तनत जिस पर 1 लाख सैनिक थे और 12,000 सैनिक से वो जीत गया था। तो इससे बड़ी खुशी का कोई और भी ठिकाना नहीं था। मेरे भाइयों, जब बाबर जीता तो बाबर ने बहुत सारी संपत्ति लूटी थी, बाबर ने काफी संपत्ति लूटी, और जिस संपत्ति को इसने काबुल और कंधार में बांटा, काबुल और कंधार, ठीक है। काबुल में जो बांटे थे भाई, इसने सिक्के बांटे थे, शाहरुखी सिक्के, शाहरुखी सिक्के बांटे, और यहां पर चांदी के सिक्के बांटे थे। ठीक है भाई, देखो भाई, ये जो काबुल में है, जब ये खुश था तो इसने काबुल में तो शाहरुखी सिक्के चलाए और कंधार में इसने बाबरी सिक्के चलाए। और उसके बाद में जब ये जीता था तो इसने एक तो निर्माण कराया था काबुली बाग का, तो निर्माण कराया इसने काबुली बाग, और काबुल मस्जिद, काबुली मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है भाई, हाँ भाई ठीक है, सभी लोग बढ़िया हैं। अच्छा चलो, यहां तक तो हो गए। उसके बाद में जब इसने यहां पर काबुल में शाहरुखी सिक्के बांटे, कंधार में बाबरी सिक्के बांटे, तो यहां की जो जनता थी, यहां की जो लोग थे, वो बहुत खुश हुए, और खुश होने के बाद चांदी के एक एक सिक्के बांटे थे इसने जनता के लिए। हाँ भाई, चांदी के बांटे थे, ठीक है, चांदी के एक एक सिक्के बांटे थे। और जब जनता खुश हुई, जनता ने खुश होने के बाद में बाबर के लिए कलंदर की उपाधि दी, बाबर के लिए कलंदर की उपाधि दी। हाँ तो भाई, जब बाबर के लिए कलंदर की उपाधि मिली तो बाबर क्या हो गया था, समझ लीजिए। उपाधि कहां जुड़ती है, पीछे, तो यहां जुड़ गया कलंदर। अब हो गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर, समझ गए ना। हाँ हंसो मत ना, बहुत आ रहा है यार, लंबा नाम है। आगे चलेंगे। जब बाबर पानीपत का युद्ध जीत चुका था और इब्राहिम लोदी को हार चुका था, तो बाबर ने अपनी जो राजधानी थी वो आगरा बनाई,
बाबर ने अपनी राजधानी को आगरा बनाया, और जब आगरा अपनी राजधानी को बनाई थी तो आगरा के नजदीक पड़ता है लगभग 40 किलोमीटर खानवा। क्या पड़ता है? खानवा। हाँ भाई ठीक है, सब लोग पढ़िए। ठीक है, तो हम लिख देंगे मुगलों की राजधानी। आगरा बनी। आगरा के लगभग 40 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है खानवा, और वहां पर बेटा वहां का जो राजा हुआ करता, सॉरी, जब इब्राहिम लोदी खुशी मनाकर जब बैठा था तो सॉरी बाबर के लिए याद आई राणा सांगा की। किसकी याद आई? राणा सांगा की। क्योंकि राणा सांगा ने वादा किया था बाबर से कि जब आप युद्ध कर रहे होगे, जब आप आक्रमण कर रहे होगे तो मैं अपनी सेना लेकर आऊंगा। और राणा सांगा इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसको पहले सोच रहा था कि ये तैमूर का वंशज है और आएगा और भारत पर आक्रमण करके आएगा और चला जाएगा। लेकिन उसको बाद में कर पता चला राणा सांगा के लिए कि ये एक अपने अलग वंश की स्थापना कर रहा है जिसका ही नाम है मुगल वंश। ठीक है भाई, इसलिए राणा सांगा अपनी सेना लेकर वहां पर नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि इब्राहिम लोदी के लिए बाबर मार देगा और ये वापस चला जाएगा और मैं वहां का शासक, दिल्ली सल्तनत का जो शासक बनूंगा मैं बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और 1527 में बाबर ने एक युद्ध लड़ा जो था खानवा का युद्ध, और खानवा का युद्ध जो लड़ा जाएगा भाई बहन लिखेंगे 1527 युद्ध था खानवा का युद्ध। एक तो था बाबर, दूसरी तरफ राणा सांगा। लेकिन बाबर तो अकेला लड़ रहा था, लेकिन राणा सांगा के साथ में एक और आया जिसका नाम था महमूद लोधी। यहां पर ये 3 लोग लड़ रहे थे। महमूद लोधी ये इब्राहिम लोदी का बड़ा छोटा भाई था। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई। भाई मेरे एक और हुआ करता था शासक जिसका नाम था मेदिनी राय। और ये कहां का था भाई? जब मेदिनी राय था वो कहां का शासक था तो हम बताएंगे। मेदिनी राय था मालवा का बादशाह या मालवा का शासक। इधर 3 लड़ रहे थे, इधर बाबर लड़ रहा था। बाबर जानता था क्योंकि अब भी बाबर के पास में राणा सांगा की सेना का 1/3 भाग था। राणा सांगा के पास में बाबर से 3/3 सेना फालतू थी, ज्यादा थी, लेकिन उसके लिए ये युद्ध बन गया था धर्म युद्ध। ये युद्ध कैसा बन गया था? धर्म युद्ध। बाबर ने अपनी सेना से कहा, क्योंकि बाबर की सेना ने लड़ने को मना कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी 1526 में वो पानीपत का युद्ध लड़े हैं और 1 साल और 1 लाख सैनिकों को उसने हराया है। तो तुरंत 1527 में वो कैसे युद्ध लड़ लेंगे? सीधी सी बात है। 1527 में जब राणा सांगा से लड़ने के लिए सेना ने मना कर दिया तो बाबर ने अपनी सेना से कहा कि ये एक धर्म युद्ध है और धर्म के लिए लड़ना ही हमारा फर्ज है। तो बाबर ने यहां पर एक नारा दिया जिसका नाम था जिहाद। और जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। ठीक है भाइयों, जिहाद का क्या होता है नारा? धर्म युद्ध से होता है जिहाद। और जब सेना के अंदर इसने एक जुनून भर दिया, धर्म का नाम ले दिया, तो बेटा सेना भी तैयार हो गई मेरे भाई। और सेना के अंदर एक ताकत आ गई और सेना ने अपनी 1/3 सेना ने 3/3 सेना को हरा दिया। और बेटा यहां पर इसने बाबर यहां पर जीत गया और राणा सांगा यहां पर हार गया। और मेरे भाई यहां पर बाबर ने
गाजी की उपाधि ग्रहण की? गाजी की उपाधि ग्रहण की। तो भाई मेरे बाबर अब जो बन चुका था वो बन चुका था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर, और उसके पीछे क्या लगेगा मेरे भाई? गाजी। सभी लोग देख रहे हो ना, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी, ये इसका नाम था। हंसियो मत, ठीक है, हंसो मत भाई, ये इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, इसने कलंदर की उपाधि ग्रहण की, ठीक है। और कलंदर का मतलब क्या होता है? तो कलंदर का मतलब होता है मेरे भाइयों जो काफिरों को मारने वाला। और काफिर कौन होते हैं? जो गैर मुस्लिम होते हैं। और गैर मुस्लिम कौन होते हैं? जो 5 समय नमाज नहीं पढ़ते हैं और जो इस्लाम को नहीं मानते हैं। समझ गए ना? अगर इतना भी पता नहीं है आपके लिए तो मेरी वीडियो जाइए और हिस्ट्री के वीडियो में जाकर देख लीजिए, उसमें आपके लिए इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने बताया है इस्लाम धर्म के बारे में, तो सारी चीजें समझ जाओगे आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जब इसने गाजी की उपाधि ग्रहण करी तो एक बाबर का सेनापति हुआ करता था। बाबर का सेनापति जिसका नाम था मीर बाकी। मीर बाकी सुप्रसिद्ध एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम, मीर बाकी ने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम है बाबरी मस्जिद। ये पता नहीं है इस बाबरी मस्जिद के ऊपर कितने साल से जो मतलब भारत है उसमें लड़ाई चल रही है। हिंदू मुस्लिम, कोई भी नेता आता है हिंदू मुस्लिम बाबरी मस्जिद के ऊपर करता है। कोई कहता है राम मंदिर बनवाइए, मस्जिद बनवाइए, ठीक है। लेकिन इसी मस्जिद को किसने बनवाया था? बाबरी मस्जिद ने। कब बनवाया? तो हम बताएंगे 1527 में, 28 में। ये इंपोर्टेंट है। मीर बाकी ये इसका सेनापति था। मीर बाकी ने इसलिए क्या बनवाई थी? मस्जिद बनवाई थी। उसके बाद में बाबर ने जब इसको हरा दिया तो बाबर को याद आई किसकी? मेदिनी राय की। बाबर ने कहा कि राणा सांगा की कमी थी, वो लड़ने आया मुझसे, कोई बात नहीं। इब्राहिम लोदी को मैंने मारा और महमूद लोदी लड़ने आया क्योंकि उसके बड़े भाई को मैंने मारा था, वो भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेदिनी राय बीच में क्यों अटक गया? उसको पंगा लेने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो दिमाग में आया बाबर के में मेदिनी राय, और मेदिनी राय पर आक्रमण किया 1528 में। और मेदिनी राय पर जब आक्रमण किया तो एक युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी के युद्ध में 2 लोग लड़े थे भाई मेरे। एक तरफ तो कौन था? मेदिनी राय, और दूसरी तरफ कौन था? बाबर। बाबर कहां का सुल्तान था? तो हम बताएंगे दिल्ली का। और ये कहां का था? मालवा का। जब दोनों में आपस में युद्ध हुआ तो मेरे भाइयों मेदिनी राय तो हारा, इसकी हत्या कर दी, और बाबर क्या हो गया? जीत गया। और जीतने के बाद में हाँ भाई, क्यों? हाँ ठीक बोल रहे हो, क्योंकि जब मेदिनी राय से इतना ज्यादा गुस्सा था बाबर, इसने गुस्से में आकर इसकी गर्दन भी काट दी और इसके जितने भी सैनिक थे सबकी गर्दन को कटवा दिया था। और सबकी गर्दनों को कटवा कर वो त्रिशूल जो होते हैं, जो भाले होते हैं, उनके ऊपर लटकवा दिया था। और इसने, बाबर ने अपने सेनापति को हुक्म दिया था कि जो मेदिनी राय के जो उसमें महल में जितनी भी महिलाएं होंगी उन सभी को हरम में ले जाइए। और जब बाबर का सेनापति उस तरफ बढ़ा, जब गया तो महिलाओं ने आग में कूदकर अपनी क्या कर लिया? जौहर कर लिया। तो क्वेश्चन आता है कि बाबर ने सर्वप्रथम जौहर किस युद्ध में देखा? तो हम बताएंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में देखा था।
उसके बाद में क्या हुआ, 1528 के बाद में जब बाबर जीत गया तो बाबर को याद आई किसकी, पता था कि जब मेदिनी राय और यहां पर राणा सांगा, लेकिन महमूद लोधी बचा था, इब्राहिम लोधी का बड़ा भाई। जब इब्राहिम लोधी को मारा था तो भाई मेरे तेरी क्या जरूरत थी मेरे बीच में पंगा लेने की। भाई महमूद लोधी जो था न, तेरी क्या भाई, अफगान था ये तो एक, तो सोचा कि महमूद लोधी को क्या जरूरत पड़ी मुझसे पंगा लेने की। तो बाबर ने कहा कि ठीक है, अगला आक्रमण किससे, तो अगला आक्रमण महमूद लोधी से। तो हम बात करेंगे 1528 के बाद में 1529 में एक युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध मेरे भाइयों, जो घाघरा का युद्ध हुआ वो हुआ मेदिनी राय वह बाबर जीता और ये हारा। लेकिन मेरे भाई ये भी जो मेदिनी राय था ये भी एक अफगान था, क्योंकि आप जानते हो इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी से पहले कौन आया था, सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी से पहले बहलोल था, बहलोल एक अफगान था, तो ये भी एक अफगान ही होगा। अफगान एक खतरनाक थे, तो इसने बाबर को क्या कर दिया, बाबर को बहुत ज्यादा चोट लगी, घायल हो गया। तो मेरे भाइयों बाबर यहां पर बहुत घायल हो गया और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु हो गई। एक किताब है बाबर नामा, ठीक है भाई, बाबर नामा, बाबर नामा। देखो जब घायल हो गया तो बाबर की हत्या मतलब मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद में बाबर के लिए पहले तो, एक सेकंड रुको, बाबर को जो दफनाया गया था पहले, (1530) में आगरा के आरामबाग, लेकिन इसकी बाद में कर जो इसका मकबरा था वो कहां पहुंचा दिया, काबुल में। बाद में बात आएगी, अब इसका मकबरा कहां पर है तो हम बताएंगे काबुल में है, ठीक है भाई। अब कहां पर है, काबुल, और काबुल कहां पड़ता है, अफगानिस्तान में, ठीक है। अच्छा, बाबर की एक आत्मकथा थी, बाबर की आत्मकथा, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, ये जो तुजुक ए बाबरी थी ये भाई मेरे किस भाषा में थी तो हम बताएंगे, तुर्की भाषा में थी, तुर्क भाषा में इसको लिखा था। इसका तुर्क भाषा से एक पार्सियन भाषा में अनुवाद करने वाला था, पार्सियन अनुवाद, और पार्सियन अनुवाद ये तुर्क, पहले क्या थी, ये तुर्क ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। उसके बाद में जब इसका पार्सियन भाषा में अनुवाद किया गया, तो जब पार्सियन भाषा में इसका अनुवाद हुआ तो ये बनी बाबरनामा, और इसका अनुवाद किसने किया था, तो था खाने अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है भाई। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे ज्यादा ताकतवर किस राजा को बताया, तो हम बताएंगे वो था कृष्णदेव सिंह। और कृष्णदेव सिंह कहां का राजा था तो हम बताएंगे वो था विजयनगर का राजा, ठीक है। ये हुआ बाबर कंप्लीट।
और बाबर के बारे में आपको अगर कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट लगता है, मतलब कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिए। और इसी तरीका की वीडियो आपको डेली लेने के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और किसी भी परेशानी, अगर मेरी वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद।